अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और इन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारफ़ से पहले आज के मौज़ूआत का तारफ़ करवा दें। आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए फ़ौज क्यों आई है और क्या करने आई है। और ज़ाहिर है कि वो अभी तक तो इस्लामाबाद में ही कुछ दस्ते देखे गए हैं। लाहौर में तो अभी तक कोरोना के जो मुजाहिदीन हैं वो हर बाज़ार में धमाल डालते फिर रहे हैं और यही हाल कराची का है। कोयटा के हवाले से कुछ मनाजर कल नज़र आए, वो भी मस्जिद के अंदर वो मनाजर नज़र आए, बाज़ारों के अंदर नज़र नहीं आए। पुलिस ने बराह रास्त फायरिंग की नमाजियों के ऊपर, वो इतने इकट्ठे होकर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन मार्केट्स के अंदर इस तरह का कोई हमें मंजर नहीं मिलता। कोरोना का ये बड़ा खौफनाक मरहला है और हमारे हमसाये मुल्क भारत के अंदर भी देखा जा सकता है। इस वक्त भी NCOC का कहना है कि 80% से ज़्यादा जो वेंटिलेटर हैं वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं और हॉस्पिटल जो है वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी तक बस जाने ही वाले हैं। तो इसलिए लोग एहतियात करें। ये जो है ये आज का हमारा पहला मौजू होगा। दूसरे मौजू पे हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम फैसला आया है, 10 रुकनी बेंच ने दिया है और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो फैमिली है, जो मिसेस हैं ज़रीना ईसा, और चूँकि वो स्पेनिश नेशनल हैं तो स्पेन में चूँकि जेड का वर्ड नहीं होता तो वो सरीना ईसा कहलाती हैं। तो सरीना जो हैं उन्होंने एक अपील कर रखी थी कि जब उनके मियाँ के ख़िलाफ़ रेफरेंस डिस्पोज़ किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने उन्हें बग़ैर सुने पीनलाइज़ कर दिया और उनका केस जो था वो FBI को भेज दिया। फिर उन्हें FBI के अंदर कुछ डूबियस लोगों की तरफ से उनके ख़िलाफ़ तहकीकात का भी हवाला दिया जो कि बराह रास्त ज़ेरे इंतज़ाम थे जनाब शहज़ाद अकबर साहब के। ये रेफरेंस जो था ये शहज़ाद अकबर ने तैयार किया। हमीद डोगर साहब तो पहले थे, वो तो जज थे। ये वहीद डोगर एक प्रॉक्सी जर्नलिस्ट थे। इस तरह के बहुत सारे जर्नलिस्ट हमारी रियासत ने मुख्तलिफ अदारों में पाल रखे हैं, अब तो TV स्क्रीनों पे भी बिठा दिए हुए हैं। तो वो वहीद डोगर साहब ने एक एप्लीकेशन दी जिसके ऊपर बड़ा सुरत से काम करते हुए जनाब एहतसाब अकबर साहब शहज़ाद अकबर साहब ने एक रेफरेंस तैयार किया और उन्होंने रेफरेंस वज़ीर आज़म को भिजवाया। वज़ीर आज़म साहब ने उससे ज़्यादा सूरत के साथ जो है वो रेफरेंस जो था वो सदर को भिजवाया और सदर इन सब से तेज़ निकले। उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को हटा दिया जाए। तो जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस डिस्पोज ऑफ कर रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के जजों ने अपने बरादर जज जो थे उनके बाल पकड़ के एक FBI के क्लर्क के हाथ में दे दिए कि उनकी भी और उनकी जो बेगम साहिबा हैं उनके भी असासों की वो तहकीकात करे। तो वो फिर इस अमर को चैलेंज किया गया कि जब रेफरेंस फारग हो गया तो उसके अंदर फिर इल्ज़ाम ये वाला काम करने का मतलब ये है कि आपने रेफरेंस में कही गई सज़ा जो है वो मुल्ज़म को दे दी। तो 5-5 की बुनियाद के ऊपर 5 लोगों ने कहा कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब जो है उनको ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो जज हो के एक वकील के तौर पे अदालत में आए। तो 5 जजों ने कहा कि नहीं, ये उनका हक़ है और उन्हें आना चाहिए। ताहम जिन 5 जजों ने उनका ज़ाती हवाले से ये हक़ तस्लीम नहीं किया, लेकिन उनमें से एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदारा जाती तौर पे ये फ़ैसला, ये उनका हक़ माना कि जनाब नहीं, ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब तो ना आए लेकिन ये जो साथ में बार एसोसिएशंस आ गई हैं ये दुरुस्त हैं और इनका इस बात के ऊपर कंटेस्ट करना जो है वो दुरुस्त है। यूँ ये जो रेफरेंस है, ये जो काजी फ़ायज़ ईसा की नज़रसानी की जो अपील थी वो 6-4 की रेशो के साथ कबूल हो गई, लेकिन उनका ज़ाती जो एप्लीकेशन थी या ज़ाती जो प्ली थी वो 5-5 के ऊपर टाई हो गई है। अब देखते हैं इसका क्या बनता है मुस्तकबिल के अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, इसके ऊपर माहिरीन से बात करेंगे। आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलें।
लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नईम मसूद साहब, कॉलमिस्ट हैं, कॉलम लिखते हैं रोज़नामा जंग के अंदर। आज ऐनक के बगैर बैठे हुए हैं, बड़ी शुक्रिया सर, मेहरबानी। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमदम दरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। भट्टी साहब जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं और हमारे प्रोग्राम के मुस्तकिल मेंबर हैं। और एक और हमारे प्रोग्राम के मुस्तकिल मेंबर हैं जनाब राव मंजर हयात साहब, आज स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे। राव साहब जो हैं रोज़नामा एक्सप्रेस में कॉलम लिखते हैं और बहुत मतीन और संजीदा राय देते हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब आपका हमें ज्वाइन करने का। अगर खाल साहब, नईम मसूद साहब आप इजाज़त दें तो राव साहब जो हैं वो बेसिकली मेडिकल डॉक्टर भी हैं और हेल्थ के हवाले से ये हमारी बहुत ज़्यादा रहनुमाई करते रहते हैं। जब ऑफ द कैमरा हम मिलते हैं तो जब से ये कोरोना आया है तो राव साहब जो हैं वो हमें इससे डराते रहते हैं। तो मेरा ख्याल उन्हीं से गुफ्तगू शुरू कर ली जाए। बिस्मिल्लाह कीजिए राव साहब से। राव साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही सर? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है जी। अच्छा राव साहब ये फरमाइएगा कि ये जो तीसरी वेव आई है और उसके बाद ये बाकायदा भारत में तो जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है, लेकिन ना तो हमने भारत के साथ कोई ट्रैफिक को बंद करने का प्लान किया है, मतलब कि अब बाकायदा बरतानिया और अमेरिका के अंदर उनकी हुकूमतों पे क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है कि जनाब आप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं उनके अंदर उनके साथ अपनी जो ट्रैफिक है उसकी आमद जामद। तो सर ऐसी सूरत के अंदर ना तो हमने बरतानिया के साथ कोई ऐसी बंद करने की कोशिश की है ट्रैफिक व्रैफिक, उन्होंने कर दी हो तो हमें कोई पता नहीं, ना इंडिया के साथ। हैविंग सेड दैट, ये कितना मौसर हो पाएगा जो हम फौज के ज़रिए या इस तरह के इकदाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं अर्ज़ करूँगा कि हम अपने सिस्टम में कमालात दिखाते हैं, जलवे दिखाते हैं, शायद वो ज़्यादा एग्रेसिव वर्ड होगा। पूरी दुनिया में जैसे इंडिया को मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं यूनाइटेड स्टेट्स को फॉलो कर रहा हूँ, यूके को फॉलो कर रहा हूँ, किसी जगह पे एसओपी की खिलाफ वर्जी बंद करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए फ़ौज को नहीं बुलाया गया। और हमसाया मुल्क जो है उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं अभी 1 घंटा पहले मैंने उनका प्रोग्राम एक देखा था। अब हमारे यहाँ हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ चीज़ें हम तस्लीम नहीं कर रहे और दुनिया बहरहाल जानती है और दुनिया हमें अंदर से अब समझती है। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सेटअप का फेलियर होता है अगर आप एकदम फौज को बुला लें, और वो भी इस काम के लिए, ठीक है, इलेक्शंस में आते हैं, सैलाब में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, इनके नीचे लाखों मातहत, फिर सवाल ये उठता है कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप को ये भी अंदाजा नहीं है कि कौन सा काम किसको करने देना है? और फौज को एक्सपोज करना कोरोना के लिए, मैं समझता हूं फौज को बेहैसियत करने की एक एंगल है इसका। आखिर पूरी दुनिया बेवकूफ़ तो नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल अपनी आर्मी को डायरेक्टली इसमें मुलव्वस नहीं किया। ब्राज़ील ने नहीं किया, ब्राज़ील वर्स्ट हिट रहा है। अच्छा रज़ी साहब, मुझे अजीब लगता है जब मैं यास्मीन राशिद साहिबा को सुनता हूँ। मेरे से सीनियर हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उस्मान बज़दार साहब को सुनता हूँ तो खैर मैं तो हैरत में चला जाता हूँ, क्योंकि आज उनकी इतनी तारीफ़ हुई है कि मुझे लगा है कि हम सारे जो मीडिया में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, हम तो बिल्कुल फिर तिफले मकतब हैं, असल तो वही है। सर ये तीसरी वेव से पहले दूसरी वेव थी, और दूसरी वेव और तीसरी वेव के दरमियान में 4, 5, 6, 7 महीने का वक्फा था। हमने अपनी हॉस्पिटल्स की इस्तिताअत, कैपेसिटी जो है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कितनी बढ़ाई। कितने बेड्स थे हमारे पास दूसरी वेव में और आज हमारे पास उसमें इंक्रीज कितनी है? नील। कोई बताने को तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग हेल्थ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर,
कि जी हमारे पास सेकंड वेव के अंदर हमारे पास 12,000 बेड्स थे, अब अपने 21,000 कर दिए हैं। फिर मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि एक साहब मौसूफ उठे और उन्होंने एक दिन नारा मार दिया 4 महीने पहले कि वेंटिलेटर्स हम बना रहे हैं। वो वेंटिलेटर्स कहाँ हैं? वो किस पे इस्तेमाल हो रहे हैं? वो क्यों नहीं दिए गए पब्लिक डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल्स अगर को? आपको याद हो तो पिछले साल हम प्रोग्राम कर रहे थे और इसी प्रोग्राम में आप स्टूडियो में तशरीफ रखते थे और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया कोरोना की, अगर आपको याद हो, और आपने उस वक्त फरमाया था कि ये कौन लोग हैं ये बातें कर रहे हैं। तो सर वो वैक्सीन कहाँ गई है जो हम डिस्कस कर रहे थे? मैं सर रजी साहब, मैं एक अर्ज करूंगा। आज मैंने बड़ी तकलीफ दे कॉलम लिखा है बहरूपिये का, टाइटल है, एक्सप्रेस में छपा हुआ, मैंने निकाल का लफ्ज इस्तेमाल किया। बाखुदा दिल से अब तकलीफ होती है जब मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं। आप मुझे बताएं कि मैंने आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट 3 बंदे को मैसेज किया कि कोविड की वैक्सीन का फॉर्मूला ले लीजिए आप, और फॉर्मूला लेके यहां आप प्रिपेयर कर लें। आपको अंदाजा है कि सर उनका जवाब क्या था? मैं इंपॉर्टेंट 3 बंदों की बात कर रहा हूं, मैं कुछ सेकंड ईयर की बात नहीं कर रहा हूं। उनका मैसेज आया मुझे कि हमारे बस की बात नहीं है। यानी पूरी दुनिया प्रोक्योर कर रही है या बना रही है, हम प्रोक्योरमेंट में भी सोए रहे हैं और हम लोग कैपेसिटी बढ़ाने में भी सोए रहे हैं। और अब एक चीज जब सामने देव बन के, जिन बन के खड़ी हो गई है, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सेटअप ने बैकसीट ले ली और कहा जी फौज काम करेगी। मतलब इससे ज्यादा एक बेबसी और नाअहली क्या हो सकती है? और हम हर चीज में कंपैरिजन करते हैं इंडिया से। इंडिया में फौज क्यों नहीं आई? एसओपीज की खिलाफ वर्जी तो वहां भी हो रही है, इसलिए कि सेंसिबल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। दवाई की इंपोर्ट से लेके दवाई ना बनाने तक, वेंटिलेटर्स के मुतल्लिक मुसलसल झूठ बोलने तक, हॉस्पिटल्स की आप तादाद जो है बेड्स की वो ना बढ़ाने तक। और फिर सर माशाल्लाह ताजिर हजरात जो हमारे हैं, अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा नवाजे, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर जो है उसकी कीमत दुगनी हो गई है। और एक आदमी जब तड़प रहा होता है ऑक्सीजन के लिए और आपके पास पता चलता है कि सिलेंडर जो था वो ख़त्म हो गया, आप लेने जाते हैं तो मुंह मांगी कीमत वसूल की जाती है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं कर रहा? मुझे तो इस चीज़ पे रज़ी साहब, मैं सारी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ये बेसिक फैसिलिटीज जो हैं, ये राइट है हमारा। ये राइट हम कहां हासिल करें जाके? हम किसको कहें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, चीफ मिनिस्टर को तो खैर बात करनी बिल्कुल ही मायूब है। मेरा ख्याल है भट्टी साहब उस पर ज़्यादा खूबसूरत तबसरा फरमाएंगे। किससे बात करें हम लोग? और मुसलसल झूठ बोलने की एक ऐसी रवायत कायम कर दी गई है जिसमें दुनिया हमें अब नॉन सीरियस ले रही है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इस वक्त सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ है कि जी इंडिया बर्बाद हो गया। इंडिया कतन बर्बाद नहीं हुआ, पूरी दुनिया उनके साथ आके खड़ी हो गई है। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा उनको ऑक्सीजन 80 मिलियन टन कंसंट्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें तो सर उन्होंने एक आउंस नहीं दिया। अमेरिकन उनके साथ खड़े हो गए, अमेरिका उन्हें कंसंट्रेट्स दे रहा है, यूके खड़ा हो गया है। हम तो सर फारिग हैं पूरी दुनिया में। आप बताइए कि प्रॉब्लम वहां है तो उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। गलतियां उन्होंने भी बहुत ज्यादा की हैं, जैसे कुंभ का मेला था उनका, बंगाल का और साउथ का पूरा एक इलेक्शन है। बट द पॉइंट इज दे आर लर्निंग, उनका कर्व है। और मैं रजी साहब आपकी वसातत से एक अर्ज करूंगा कि मैंने अभी चीफ मिनिस्टर दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जिस पे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लड़ रहा है कि कोविड की वैक्सीनेशन जो है वो 150 से 300 की जो है ये बहुत महंगी है, ये लोगों को मुफ्त मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या कीमत है सर? 8,000 से 16,000 रुपया। तो सर कहीं तो हमें कोई खुशखबरी हो, कोई हमें बात हो। बिल्कुल, तो मैं क्या अर्ज करूं इसके ऊपर? कहीं तो इसको फुल स्टॉप लगना है। ये एक बड़ी जी लगेगा, ये बिल्कुल लगेगा। और आज मैं समझता हूँ मैं शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक कोई बहुत ज़्यादा हुस्न ज़न नहीं रखता, लेकिन आज उन्होंने बड़ी सेंसिबल बात की है
कि आप फौरी तौर पे ये गोमगो की कैफियत से निकले और फौरी तौर पे सॉलिड डिसीजन मेकिंग की तरफ आए। दिस इज द रिक्वायरमेंट। लेकिन कोई सुनेगा नहीं सर इसमें, बिल्कुल कोई क्योंकि सुनेगा माशाल्लाह नहीं। हर चीज जो है वो परफेक्ट है सर। बिल्कुल ठीक है। आज और जी बेहतरीन निज़ाम। नईम मसूद साहब, आज मुल्तान के अंदर वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने तकरीबन कोई 5 जगहों पे जाना था, और 5 में से 4 जगह जो थी वहाँ पे वो ना भी जाते तो गुजारा होता था, क्योंकि वो पहले इफ्तिताह हो चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि वो पहले इफ्तिताह हुए के ऊपर इफ्तिताह करने के ऊपर ईमान रखते हैं दुनिया अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में। तो वो इफ्तिताह करने गए और वहाँ पे उन्होंने ऑब्ज़र्व नहीं किया सर, वो उन्होंने मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ था। तकारीर भी की, उन्होंने कहा कि जिस तरह का मैं पंजाब चाहता था उसी तरह का मैंने वज़ीर आला रखा है। वैसे आपसे ये तो नहीं पूछा जा सकता कि ये उन्होंने किन को जवाब दिया है, जिन्होंने ये कहा था कि हम उस्मान बुज़दार को भी नहीं हटा सकते, शायद उनको जवाब दिया हो। हम तो खैर कौन होते हैं पूछने वाले। लेकिन क्या वज़ीर आज़म को खुद नहीं चाहिए था कि वो सबसे पहले खुद ऑब्ज़र्व करते, फिर फ़ौज लाने की शायद ज़रूरत ही ना पड़ती? मैं थोड़ा सा तसब्सुब का शिकार हो गया हूँ रज़ी, कि मैंने वज़ीर आला पंजाब पे बात करनी है कि कोरोना पे बात करनी है, या मैं पंजाब के लिए दोनों को एक ही समझूं? पंजाब कोरोना मेरा ख्याल है ये दूसरा जो आपने ऑब्जेक्टिव फरमाया है, जो अर्ज़ ये है कि उसको मुझे सही समझें। एक और वज़ीर आला याद आ गया। मुखालफीन भी सिंध के वज़ीर आला की तारीफ़ें कर रहे हैं। हमारी इससे पहले जो 2 वेव्स थी ना रज़ी, हमने सियासत की नज़र कर दी। जी बिल्कुल जी। हमने सबसे पहले सिंध को आड़े हाथों लिया, फिर कोरोना की तरफ गए। अच्छा, अब आप देख लें कि हम अगर चलें पहली वेव में, हमें समझ ही नहीं आई, गेंद ऊपर से निकलती रही, कभी इधर से कभी इधर से। दूसरी वेव जब आई तो हमें खासी समझ आ गई थी, और सब माहिरीन इस बात से इख्तिलाफ है, समझ आ गई थी। मतलब ये कितना मुज़र है, कितना रहे थे। ख़तरनाक है, इसकी पैथोजेनिसिटी जो है वो किस कदर मोहलक है, इसका ज़ाहिर है सीवियरिटी कितनी है, और बहुत सारी स्ट्रेन्स आ रही हैं, वेरिएंट्स आ रहे हैं। मैं इस हवाले से कह रहा हूँ, हमें पता चल गया था। नहीं, हमें पता है कि ये आपका शोबा ये है, कंट्रोल करने की मैं बात नहीं कर PhD रहा। करते रहे इसके अंदर। आप इतनी बड़ी टर्मिनोलॉजी ना बोलें जी। वोट मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम आपने मुझे समझा कि मैं ये समझ गया कि हमें कंट्रोल करना आ गया, लिहाजा मुझे फिर वो थोड़ी सी रेशमी लफाजी, कुछ सख्त जुमले। रज़ी, आपको संभालना भी कोरोना से कम नहीं है ना। अच्छा। खैर, हुआ ये कि हमने पहले वो एमरजेंसी में कुछ सेंटर्स बनाए, फिर लपेट लिए। हाँ, है ना, रातों रात कितनी ये एक्सपो सेंटर के अजीब अंदर बात है। 90 करोड़ रुपया लगा के। लोग कोरोना को, कोविड-19 को बांधने की कोशिश कर रहे थे। हमने यतीम खाने और खाने और ये वो देने शुरू कर दिए, महज ज़ेब दास्तान के लिए, महज मीडियागरी के लिए। अब ज़रा देखें, हम पिछले 1.5-2 साल से, या पिछले मार्च से जब से ये आया, 1 साल 1 माह हो गया, हम क्या करते रहे? हमने इसको समझा नहीं है, हमने इसको सही तरह जाना नहीं। अब अगर मुझे इजाज़त दें, मैं तारीफ़ भी करता हूँ हुकूमत की। अब वैक्सीनेशन का अमल जिस सुस्त रवि से जारी है, यार कोई रज़ी है पूछने वाला? रही बात, मेरे भाई साहब अभी राव साहब फरमा रहे थे कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता इन साहब के, बज़दार साहब के मुतल्लक, तो मैं तो वज़ीर आज़म साहब के मुतल्लक भी कुछ नहीं कहना चाहता। वो सुनते नहीं हैं, वो मानते नहीं हैं। काश के उन्होंने असद उमर की बजाय कोई ऐसी टीम बनाई होती, कोई 4 वीरालोजिस्ट बाहर से हायर किए होते। रज़ी, एक बात को समझ लेना चाहिए, आलमी पूरे आलम को भी। आज एक आप जैसे दोस्त ने पूछा तो उनका फिलबदी जवाब हो गया। उन्होंने पूछा कि आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब का कितना रोल है हुकूमत में? मैंने कहा उतना ही जितना 92 का वर्ल्ड कप जीतने में था। मतलब आपने कहा कप्तान तो थे, परफॉर्म कोई करता रहा। लेकिन मुसीबत ये है ना, काश ना, अब यहाँ पे कोई परफॉर्म करने वाला भी कोई यहाँ नहीं है। परफॉर्म करने वाला कोई नहीं है। टीम में कोई रमीज राजा नहीं है, टीम में कोई वसीम अकरम नहीं है। एक बंदे का ऐसे नाम वसीम अकरम प्लस रख लिया। कोई इंजमामुल हक नहीं का बायस है, कोई इंजमामुल हक नहीं है, कोई मुश्ताक नहीं है। प्लेयर्स चाहिए थे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेयर्स, और आपने माजेगा में वो इकट्ठे कर लिए
जो आपकी ज़ाती कैबिनेट या पसंदीदगी की तरफ आए। सो हमने ये चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह अपनी आवाम को, ये हमसे गलती हुई। रज़ी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बातें ये हो गई कि देखें जी इंग्लैंड का वेरिएंट आ रहा है। अब वेरिएंट कहने पे तो आपको नहीं, चलो जी वो वैरायटी आ रही है जो इंग्लैंड में है, अब ये वैरायटी आ रही है जो भारत में है। तो क्या भारत से आने वाली वैरायटी को हमने कुछ रोकने का बंदोबस्त किया? अगर किया तो वेल एंड गुड। अगर हमने खाते खुले ही रखने हैं तो फिर कोरोना नहीं बांधा जा सकता। फिर आप देखें 2-3 दिन पहले की बात है ना, आपकी और इंडिया की फ्लाइट्स बंद कर दी कनाडा ने। इस हवालों से हम क्या कर रहे हैं, हमें इस पे सोचना है। क्या अब भी हमें सियासत करनी? मैं 2 बातें बड़ी देर से रजी लिखता चला आ रहा हूँ। वो 2 बातें ये हैं कि एक मैं कहता था कि मुद्दते मुलाजमत इस हुकूमत को पूरी करने दें। हाँ जी, इनकी यही सजा है, क्योंकि इन्होंने मुद्दते मुलाजमत जो इनके पास है इन्होंने उसके लिए होमवर्क नहीं किया था, लिहाजा इन्हें सजा दें। क्या मरियम ने वही बात नहीं की? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहता चला आ रहा हूँ, आर्टिकल पढ़ दिया 2-2.5 साल से ये मैं कहता चला आ रहा हूँ, आपकी मेहरबानी। अब मेरे जैसे मुश्किल आदमी को पढ़ लेते हैं, आप महान हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि खुदा का वास्ता है, नैब को किसी फाटक में दें, नैब को किसी चूल्हे में डालें। नैब ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का बेड़ा गर्क कर दिया है, नैब ने इक्तिसादियात को निगल लिया है। आप इस नैब को बंद करें। आप मेरी बात लिख लें, ये वही जगह है ना जहां बैठ के मैं कहता हूं फलां फलां वजीर बदल जाएगा और बदला होता है। हाँ। मैं इस जगह पे कहता हूं वजीर आजम कहेंगे यार असी ते बच दे सा, सानू नैब नहीं बचन देता। जिस तरह मरियम ने कहा है ना मुद्दते मुलाजमत पूरी करने दे भाई, इसी तरह ये कहेंगे हमें नैब ने मार डाला। जी बिल्कुल ठीक है। तो आप ये देखें कि फिर नैब को कहें कोरोना नु फाड़ लें। ठीक है भाई, ठीक ठीक। बाकी लोगों से तो ये कोरोना सख्त है, बाकी लोगों से तो कोरोना में हम दोबारा आते हैं आपकी तरफ। भट्टी साहब यार, ये जो वज़ीर आज़म ने मुल्तान के अंदर जो किया है तो, और वहाँ पे जो उन्होंने जवाब दिया है कि जी मैं ऐस गलों मुंतखब कीता जे इनू उस्मान बुज़दार नू और रखांगा भी। सर मुझे तो कोरोना से कोई बात आगे की लग रही। भाई साहब बात बहुत आगे निकल गई है, मेरी आपकी मुख्तारे से भी आगे निकल गई है। मुख्तारा तो बहुत पीछे है। अच्छा, वो तो पिछले स्टॉप से मैंने जब वहाँ गुजरा था आगे निकल गई, तो दिल्ली से आगे निकल गया, बॉर्डर से भी आगे निकल गया। अच्छा, अब पहली बात तो यह है जी कि उस्मान बुज़दार साहब मेरे वज़ीर आला हैं, वो रहेंगे, उनकी मुद्दत पूरी होगी। द रीजन इसके प्राइम मिनिस्टर की मुद्दत अरे भाई उनकी मुद्दत नहीं, उनके इख्तिदार की मुद्दत ना पूरे करो। अब उसमें यह है जी कि उनको तारीफ इसलिए की गई कि पिछले कुछ अरसे से जब से ये कोरोना की तीसरी वेरिएंट आया रही साहब, या तीसरी लहर आई है, उसमें बुरी तरीके से हुकूमत, आपका तिब का शोबा, आपका जितना स्ट्रक्चर था हेल्थ का, वो एक्सपोज हुआ है। अभी लाहौर में 248 वेंटिलेटर हैं सरकारी, 8 बड़े सरकारी अस्पतालों में, जितने भी 8 बड़े वही हैं, उनमें 248 थे। एक सेकंड देख ले, आपने मुझे रोका कि मैं कोरोना पे बात कर रहा हूँ, बुज़दार पे रहे। वो भी देख ले, बरास्ता बुज़दार कोरोना पे पहुंचे, ठीक है ना। अगर वो कोरोना पे जाएंगे बरास्ता बुज़दार जाएंगे, अगर वो बुज़दार पे जाएंगे तो बरास्ता कोरोना ही जाएंगे। तो बहुत ही आपने खौफनाक ये बरास्ता समड़ेयाल सियालकोट जाने वाली गल। अच्छा जी, उसमें ये हुआ जी कि ट्रेन से चले जाओ। बुज़दार साहब ने बड़ा जोर लगाया, मेरे वो जो है अपना हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, उन्होंने भी जोर लगाया, तो 10 वेंटिलेटर जो है ना जिना में वो ऐड हो गए, 40 हो गए वहाँ पे ना, 28 थे तकरीबन वहाँ पे, 28-27 चल रहे, 27 चल रहे थे, एक ख़राब था, उसको भी मुरम्मत किया गया, वो चल पड़े। अब हुआ क्या जी कि बुज़दार साहब ने कहा जी कि इनको बचत कैसे, या बचत मतलब कि इसकी तशहीर कैसे की जाए, तो उसके लिए डॉक्टर साहबा मौजूद हैं, 10 ऐड कर दिए गए। 10 ऐड कर दिए गए। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहबा मौजूद हैं, वो पिछले 4 दिन से ये राग अलाप रही हैं कि जी हमने उसको ऐड ऑन कर दिया है, कोई मसला ही नहीं है। रईस साहब इस वक्त फुल टू कैपेसिटी हॉस्पिटल हैं, 40 वेंटिलेटर्स अगर जिना में हैं तो 38 ऑक्यूपाइड हैं। मेयो अस्पताल में 82 हैं, तो 82 के 82 के ऊपर मरीज़ हैं। और हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसको आप HDU कहते हैं, ऑक्सीजन जहाँ पे लगी होती है मरीज़ों को, उसमें से 40 ऐसे मरीज़ हैं जो वेंटिलेटर के इंतज़ार में हैं। शायद उनका इंतज़ार वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ना करे वैसे ऐसे हो, लेकिन खुदा ना खास्ता उनकी कोई, मुझे नहीं लगता कि उनकी हालत, चूँकि हम बिल्कुल हमने मिनासुल कौम, मिनासुल शहर, हमने ये तहिया कर लिया कि हमने कोरोना को शिकस्त नहीं देनी, हमने इसको फैलाना ही फैलाना है। जफ्फी पहाड़ी है हमने आज, मैं रही साहब सिर्फ गुजरा वहाँ से इशरे बाज़ार और अनारकली, मुझे इतफाक़ हुआ जाने, 2 जगह मुझे काम था, तो मैं वहाँ से गुजरा तो इशरे बाज़ार में देख कर मुझे खौफ आ गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और अनारकली बाज़ार में मैं गया तो किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था रईस साहब, और सारों का यही कहना था। 1-2 बंदों से मैंने ऐसे ही रोक के पूछा
मास्क के बारे में तो कहता जी कोरोना है कोई नहीं है, हुकूमत का सारा प्रोपेगेंडा यूदियां का काम है। और जो रात कब्र में आनी है, हमारा तो नजरिया ये रह गया ना कि जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती। अब ये सारी बातें जब होंगी तो जिस तरह की रईस साहब हम कौम बन गए हैं, तो फिर हमें मालिक ने भी हमारे जिसके कब्जे में हमारी जान है उसने यही कहा हुआ कि जिस तरह की कौम होगी ना उसी तरह का हुक्मरान भी नाजिल कर दूंगा। तो वो हो गया। अब हम इसी तरह लापरवाह से लोग हैं। एक जुमले की मैं फरियाद जी प्लीज, जी प्लीज। देखे हुकूमत अच्छी हो ना हो, ये रहो मंजर हयात भी मेरी बात से एग्री करेंगे, रजी भी कर लेंगे ओके सोके, कौम या हुकूमत जैसी भी है, इम्यूनिटी हमारी बड़ी अच्छी है, इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है। इसीलिए मैंने इस इम्यूनिटी का फायदा उठाते हुए ब्रेक का ऐलान कर दिया और ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम बात करते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के हवाले से। अब आपसे गुजारिश है जरा मुख्तसर रहें, प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजुक मसला है, अदालत का एक फ़ैसला आया है, शॉर्ट ऑर्डर है, अभी डिटेल जजमेंट जब आएगी तो उसके मज़ीद तफसीलात का पता चलेगा। उसमें काजी फाइज ईसा और बार एसोसिएशंस और जो हैं उनकी जो बेटर हाफ हैं काजी फाइज ईसा साहब की मोहतरमा सरीना ईसा साहिबा, उनकी वो एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई है जिसके अंदर उस जजमेंट को चैलेंज किया गया था जिसमें सरीना ईसा साहिबा को बगैर सुने पिनलाइज कर दिया गया था। डॉक्टर साहब, राव साहब, कैसे देखते हैं इस फैसले को? जाहिर है कि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और काफ़ी ज़्यादा बातें हम सुनते रहे और अदलिया के बारे में भी, लेकिन बड़े थिन मार्जिन के साथ अपने ब्रादर जज का जो था वो इज़्ज़त जो उन्होंने FBI के हाथ में दे दी थी वो वापस ले ली गई है। फ्यूचर के हवाले से कैसा फैसला सर? बहुत शुक्रिया जी। इसमें देखना ये चाहिए कि किसी भी तासुब के बगैर, किसी एंगल के बगैर कि काजी फाइज ईसा साहब इस पोजीशन में कैसे आए। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि ये हिस्ट्री में बहुत कम हुआ है पाकिस्तान में कि डायरेक्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया हो, और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, बेहतर इंसान हैं, मैं कुछ अर्ज़ नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने इख्तियारात का बेइंतहा एक बेजा इस्तेमाल करते हुए इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट बना दिया। और ये फैमिली जो है ये बलूचिस्तान की प्रिविलेज्ड फैमिली है। मैं बलूचिस्तान रहा हुआ हूँ और मैंने उस पूरे निज़ाम को एज ए तालिब इल्म देखा हुआ है। मैं वहाँ डिप्टी कमिश्नर भी रहा हूँ और मुख्तलिफ इंतज़ामी पोजीशंस में रहा हूँ। तो ये काजी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़े हैं, इसमें तो कोई आदमी एग्री नहीं करेगा आपसे। अब दूसरी तरफ ये कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनका ये सुप्रीम कोर्ट में जो सारा सिलसिला हुआ है, इससे मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट की तौकीर में कमी हुई है। वो किस तरह कि रिव्यू पिटिशंस जो हैं, जो के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं, उसमें 99% जो है इतनी बड़ी रिलीफ, इतनी बड़ी बात तो मैंने नहीं देखी। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं जिस तरह जज्बाती तरीके से वहां बात करते रहे हैं और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया है जिसका वो जवाब देने में कासिर रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है? जी बिल्कुल है। आपके पैसे कैसे गए हैं? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये वो पिवटल क्रिटिकल पॉइंट है जिसके ऊपर हमें बहस की जरूरत है। और रज़ी साहब, आप और मैं, हमारे क्या ये रिलीफ जो है अदालतें किसी आम आदमी के केस में आपने देखा है कि इन्होंने दी हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, सिविल कोर्ट के सामने एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। काजी फाइज ईसा साहब प्रिविलेज्ड इंसान हैं, रहेंगे।
उनकी एक हिस्ट्री तो है, लेकिन उनकी एक प्रेजेंट भी है और शायद उनका फ्यूचर भी है अभी। दूसरी बात यह है कि मैं इस ट्रेंड को बहुत खतरनाक देखता हूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट एक ब्रदर जज के मुतालिक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कोर्ट है हमारी, उसके अंदर उनकी स्प्लिट आ चुकी है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन है। और ऐसी बात भी प्रेस में रिपोर्ट हुई है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने एक दूसरे के मुतालिक बड़े सख्त लफ्ज कहे हैं, और उसके बाद कुछ जजेस साहबान जो हैं उठ के भी चले गए हैं। तो ये चीज जो है, ये डिस्पेंसेशन ऑफ न्यूट्रल जस्टिस, उसके लिए बहुत खौफनाक है। ठीक है जी। और अगर आप इसी वतीरे से चलते रहे तो मैं इस इंस्टीट्यूशन के अंदर बड़ा फास्ट डिक्लाइन देख रहा हूं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राव साहब, बहुत शुक्रिया। नईम साहब, जो है वो फैसला, कुछ लोग कहते पाए गए कि इमरान खान साहब बड़े खुश होंगे इस फैसले पे। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब इस फैसले पे क्या खुश होंगे? क्या वो सदर बदलने जा रहे हैं? नहीं। क्या सदर का जो रेफरेंस जिस तरह बुरी तरह पिटा है और जिस तरह ये मुतअस्सब मामला नजर आया, इस सदर का रेफरेंस था, तो क्या वो चले जाएंगे? चले वाया बठिंडा ही सही। अच्छा चले, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इमरान खान खुश नहीं हो सकते। अच्छा, क्योंकि इमरान खान की झोली में जिन्होंने खुशियां डाली हैं ना, उनके बगैर तो बड़े बड़े नवाज शरीफ ही नहीं चल सके, तो इमरान खान बेचारे क्या चलेंगे? इसलिए उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वही चला रहे हैं। वो उनके पीछे जो है ना, वो माँ की दुआ जन्नत की हवा, वो वाला जैसा खैर हारन देकर पास करें, ये वाला मामला है। तो उनकी खुशी को कफील भाई गोट की आप खुशी पे ना जाइए, उन्हें क्या सी ना, हम पे ना रहिए, जागते रहिए। अब मामला इमरान खान की खुशी से चले शुरू कर लेते हैं। कुछ हालात बदल रहे हैं। अब ये जरा गौर करें, रजी कह लेना पंजाबी च, मेरी तो मंजी घूम रही सी ये फैसला जब ये आया है ना, मंजियां तो रही नहीं, बैड घूमते नहीं, बंदा ही घूमता। कुर्सी घूमी जा सकती, तो कुर्सी से दराज होंगे हो ना। अच्छा, अब मामला ये है कि मुझे जस्टिस नसीम हसन शाह भी याद आए, मुझे इफ्तिखार चौधरी भी याद आए, मुझे एक सजाद अली शाह भी सिंध से हुआ करते थे, वो चीफ जस्टिस भी याद आए, उनसे पहले भी कई आए। लेकिन अर्ज़ ये है कि मैं कहता हूँ इख्तलाफ होना चाहिए जजों में, लेकिन कानून की जो है ना, उसकी तारीफ़ के लिए, उसकी तशरीह के लिए, ना कि तअस्सुब की बुनियाद पे कोई तकसीम नहीं होनी चाहिए। एक मैं अर्ज़ करूँ जिसकी बड़ी तकलीफ़ होती है, वैसे तो इनको वो NDFC की भी बड़ी तकलीफ़ होती थी, वही वज़ीर ख़जाना ले आए हैं ना, इनको 18वीं तरमीम की बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप मुंह बना लेते हैं कि नहीं मसूद ये बात इतनी ना किया करो। मैं कहता हूँ ये बात जितनी भी की जाए ये कम है। 10th है जो आपके आइन का कहता है ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल। क्या किसी जस्टिस काजी, वो वैसे एक और बात कह लूँ फिर वो 10A की तरफ आता हूँ। मुझे मंजी इसलिए भी घूमती रही कि मुझे यूं लग रहा था जालमो काजी आ रहा है। अच्छा, अब काजी कहाँ तक पहुंचा ये बाद में देखेंगे। काजी लो याद आ रहा है। बात ये है, पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ वो जिनका नाम जरीना बनता है हमारे मुताबिक, और स्पेनिश के मुताबिक सरीना काजी। बड़ी हिम्मत है यार। वो कहते हैं जब वो खातून अदालत में आती थी इंसाफ के हसूल के लिए स्टिक के सहारे से, तो जो इंसाफ पसंद है उनके दिलों पे दस्तक होती थी। बहरहाल उसको मैं सलाम पेश करता हूँ, वो हारी नहीं है। देखिए अदालतें हमारी ये भी याद रखें कि इंसाफ करती है, देर आयद दुरुस्त आयद। अब इस्तीफ़ा कहाँ है, बस मुझे ये बता दें। कौन सा? क्यों नहीं देते सदर साहब? अच्छा, रह क्या गया है? हुकूमत मुद्दते मुलाजमत पूरी करे, लेकिन सदर पाकिस्तान जो आपके मौजूद है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, सदर ममलकत हैं वो, लेकिन उनका जाना बनता है। ठीक, अब रजी नहीं जाते तो आपने पिछली दफा भी कहा था। नहीं, मैंने सदर का पहली दफा कहा है, जो अब हुई है ना यार, हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के लोग रोंदे ने। सदर का जाना बनता है यार। मुझे मेरा तो दिल इस पे ठहर जाता है आके। बाकी आपको पता है इसमें क्या क्या हुआ, सारे हमारे जुडिशल जो सिस्टम है। लेकिन मैं सलाम आज पेश करना चाहता हूँ वो जो आपकी
क्या जर्नलिस्ट यूनियन है, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उनका भी इसमें था कि चले किसी की तो सुनी गई, क्या हम अब अपना किबला दुरुस्त कर लेंगे? क्या हम अब इंसाफ देंगे? वैसे आपका जो ट्वीट है ना, वो पढ़ के मेरी बेगम उसका उल्टा मतलब लेगी, एक ही जुमला वो उन्होंने ये कहा कि हैं क्या होया रजी साहब ने लिखा कि इन्हों का कामे का केस निकल आया। मैं क्या किदा काजी ईसा फायदा, मैं क्या करमाल ये उन्होंने क्या कि शुक्र है काजी ईसा फायदा कोई कामे का केस नहीं निकलिया। तू भी तो रजी पढ़ने पा देना। इरफान कादर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साबिक, बहुत शुक्रिया। इरफान कादर साहब, आज क्या हुआ अदलिया के अंदर, क्योंकि सिम्टम तो कुछ ऐसे नज़र आ रहे थे कि बेंच में स्प्लिट होगा, लेकिन अगर हम एट द एंड देखें तो काजी साहब के मौक़िफ़ को तो जीत मिल गई सर। हाँ बिल्कुल, उनका मौक़िफ़ जो है पूरी तरह से विंडिकेट हो गया, क्योंकि जो पहला फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तो तमाम जजेस जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक थे कि सदर पाकिस्तान ने जो रेफरेंस भेजा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो गलत है, और उसको गैर आईनी और गैर कानूनी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था तमाम जजेस ने। बावजूद उसके कि उसको गलत कहा गया था, ये समझा गया कि क्योंकि एक जज के खिलाफ कुछ एलिगेशंस आई हैं तो जरूरी है कि अदलिया के जजेस जो हैं उनको भी जवाबदेह ठहराया जाए और दुनिया को दिखाया जाए कि हम बड़े इंसाफ पसंद हैं और हम अपने जजेस के साथ भी कोई रूह रियायत नहीं बरतते। और फिर ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मामला जो है FPR भी देखे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी देखे। अब ये जो हिस्सा है ऑर्डर का, ये आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से एक हाई मॉरल ग्राउंड बनाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए, लेकिन ये जो हाई मॉरल ग्राउंड है सबसे पहले उसकी लीगल सैंक्टिटी होनी चाहिए। तो उसकी लीगल सैंक्टिटी तो कोई थी ही नहीं, क्योंकि अगर सदर पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इंक्वायरी नहीं करा सकते जो कि आइन में लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट सदर पाकिस्तान से तो बड़ी नहीं है, तो वो कैसे करा सकती? लिहाजा जब ये फैसला आ गया तो उसी वक्त मैंने कह दिया था कि ये फैसला जो है शरीहन आइन के मुताबिक नहीं है और इसमें रिव्यू फाइल होंगे और उसके बाद बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होगी। और एम्बेरसमेंट भी हुई यहाँ पे कि जजेस आपस में लड़ पड़े, उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, रिश्वतवानियाँ शुरू हो गई और वो एम्बेरसमेंट भी आपने देख ली। तो अब जो सूरत हाल बनी वो ये बनी कि हुकूमत वक्त जिसके खिलाफ ये फैसला आया था, 10 जजेस ने किया था, उन्होंने इंटरेस्टिंगली उस फैसले को कहा कि जी ये फैसला ठीक है, यानी, और उन्होंने वो फैसला चैलेंज भी नहीं किया, जबकि फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने चैलेंज किया। तो जब हुकूमत वक्त फैसले को चैलेंज भी नहीं कर रही और फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने चैलेंज भी किया, तो लिहाजा वो जो चंद जजेस थे जिन्होंने कहा कि यानी उस वक्त मेजॉरिटी थी कि ये FBR देखे, तो वो चूंकि कानूनी तौर पर मंतकी तौर पर चीज गलत थी, तो लिहाजा उनमें से भी एक दो अब मेजॉरिटी व्यू यही है कि FBR को भेजने की जरूरत अब नहीं है। तो इन हालात में जो फैसला है रिव्यू का अपेरेंटली वो ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि जी पाकिस्तान में क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट फॉलो कर रही है, तो हमारी अदालतों ने तो इतने कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिए हैं माजी में कि उस पे मैं मजीद क्या बात करूं, वो आप भी जानते हैं, वो हम सब जानते हैं। तो ये फिलहाल मैं समझता हूं कि जो बहुत बड़ा जो फैसला जो पहले आया था कि वो सदर पाकिस्तान से भी वो उन्होंने मुबर्रा होके तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस किस्म की और FBR को जो डायरेक्शंस देनी शुरू कर दी थी, एटलीस्ट उस हद तक क्लैरिफाई हो गया है कि ये इस तरह की डायरेक्शन नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक है बजाज शाद, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ये एक किस्म का फैसला अपहेल्ड हुआ है जो पिछली दफ़ा रिजेक्शन के ख़िलाफ़ आया था और जो उसमें मिलावटें करने की कसाफतें डालने की कोशिश हुई थी वो निकाल दी गई थी। इतना खौफनाक स्लैब है सर, तो क्या जो भेजने वाली अथॉरिटी है यानी कि हमारे सदर साहब है, क्या कोई आईनी अखलाकी तो उनके ऊपर है ही नहीं जी, कोई अखलाकियात लागू नहीं है, लेकिन
क्या कोई आईनी है क्लॉज के सर वो उनको घर भेजा जा सके, अब उनके खिलाफ एक कार्रवाई हो कि जनाब मियाँ ये तुम जो भी केस भेजते हो वो जाल से 2 नंबर साबित होता है, जालसाजी से भेजते हो? नहीं, अब अगर सदर पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई कोई पार्लियामेंट में जेर बहस आती है तो उसमें तो इस हद तक तो लिखा हुआ है ना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो पाबंद है कि वो इंक्वायरी करेगी। अगर सदर पाकिस्तान से कोई रेफरेंस आता है तो वो इंक्वायरी करेगी, उसकी वो पाबंद है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मामलात हैं आइन के 211 आर्टिकल के तहत तो कोई देख ही नहीं सकता, कोई सुप्रीम कोर्ट वगैरह उसमें नहीं जा सकता। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस बनते हैं ये कितने आराम से लंबी लंबी रीजनिंग दे के तो आइन को मोम की नाक बना के जो मर्जी फैसले कर देते हैं। और इस दफा तो इस कदर उनके यानी जो परवास थी जजेस की आपस में, वो इस कदर आइन से बाहर निकल के थी कि आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई थी। तो अगर आइन के लेटर और स्पिरिट को सामने रखा जाए तो कभी दुनिया में कई जजेस इस तरह लड़ते हैं जिस तरह पाकिस्तान में लड़ाई हुई है। तो हम एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, या उसको एडहेयर करें और या फिर बस ठीक है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतने सालों से जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम जिस तरह से उससे एक किस्म का इनहराफ ही मैं समझता हूँ कि इनहराफ ही है, उसको जब फॉलो अप नहीं करते तो कि वो एक मोम की नाक बना दिया गया है, जो जिस तरह चाहे उसको तशरीह करके जहाँ मर्जी ले जाए। जी बहुत शुक्रिया हमें बात करने का और हमें ये बताने का कि जो फैसला आया है वो क्या है। जनाब इरफान कादर साहब के ख्यालात आप सुन रहे थे। पाकिस्तान की अदलिया का मुस्तकबिल जो है वो इससे ज़्यादा हौलनाक और जवाल पजीर मुझे नज़र आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट्स में पिछले दिनों दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के नाम फ़ाइनल किए, बल्कि वो दोनों जज साहिबान जो हैं वो एक पार्टी के कारकुन रह चुके हैं और जो दूसरे नाम एक आए वो एक और मतलब कि पार्टी के उनके वाले साहब एक और पार्टी के पसंदीदा हैं। जब जजों की इंडक्शन इस बुनियाद पे आ जाए तो फिर डिवीज़न बेंच के अंदर डिवाइड क्यों ना आए, वो गुजरात जाके तो वो फैसला दूसरा क्यों ना भेजे वहाँ से जज से, जब जजेस की तकर्री इस बुनियाद के ऊपर होगी। और मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाह रहा। अदारों को अपनी रवायात का खुद जो है वो पहरा देना होता है। जनाब वाला भट्टी साहब देखें, बात यह है कि कानून चलता है शहादत पे। अगर उन्होंने शहादत उन्होंने देनी थी तो जिन्होंने ये काम सारा डाला है कि काम हुआ नहीं है, ये डाला गया है, तो उनको चाहिए था कि वो पूरा काम पांदे। उनसे हुआ नहीं, काम नहीं पड़ा ना जी। अच्छा। वो काम पे आ गया, थोड़ी देर था, वो नहीं हुआ काम, वो थोड़ी देर भी नहीं हो सका। अब अपने एक कुलीग के खिलाफ उन्होंने दिया जो कि सरासर ज्यादती थी उनकी, वैसे ही कहीं बैठ के साइड पे उनसे बात कर लेते। काजी साहब बड़े अच्छे शरीफ नफ्स आदमी हैं, बात सुनते भी हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ वो चूँकि जज हैं तो उन्होंने फैसला करना है रईस साहब शहादत के ऊपर। उनके बारे में भी यही मशहूर है कि वो किसी की बात नहीं सुनते, वो अपने किसी सगे भाई की भी बात नहीं सुनते हैं जब कानून की बात आ जाए। तो उस शख्स के खिलाफ आप ये काम करने जा रहे हैं तो कम से कम ये वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, ये वो लोग नहीं हैं जो आपके काबू में हत्थे में चढ़ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून की खुद तशरीह करनी होती है, वो कानून की तशरीह करते हैं, उनको पता है कि कानून क्या है। आप उनके पीछे वो भी इरफान कादर साहब फरमा रहे थे जी कि आइन जो है वो इंसानों के लिए और इनको माना मुकद्दस तरीन डॉक्यूमेंट होता है। बिल्कुल है रईस साहब, वो इंसानों के लिए है। तो पहले हमारे में से कौन सी इंसानों वाली रमज जो है वो बाकी बच गई है कि हम उसकी बात मान लें? हम क्यों? सीधी सी बात ही है, हम कहाँ से? हाँ नहीं, इंसान है ही नहीं। हम तो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हमने मुंह पे मास्क चढ़ाना है, हमने उसके लिए भी फौज को बुला लिया। नहीं तो फिर कोरोना क्यों बढ़ता है सानू? जानवर जो बन गए हम, तो इसीलिए वो काट रहे हैं। ये सवाल मैंने बुज़दार से किया, लेकिन साहब उसमें ये है कि बुज़दार की तरह दे लोगों को बढ़ता है, ठीक है ना। अब उसमें ये देखें कि हमने उस मास्क को सिर्फ पहनने के लिए हमने अपनी फौज को बॉर्डरों से बुला लिया कि क्या कर क्या रहे हैं हम। हमारी वो बिल्कुल ठीक है कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हो तो आर्मी आती है, आर्मी हमारी है, उसने हमारी हिफाजत करनी है, हमारे लिए है, हम जब चाहेंगे उसको बुलाएंगे, लेकिन उसको उसका काम तो करने दें खुदारा। उनका काम बॉर्डर्स पे है, हम किस तरफ उनको लेके जा रहे हैं।
आज भी जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं उस पर बिल्कुल मैं कहूँगा कि उन्होंने बड़ा अच्छे जवाब दिए वहाँ पे कि जी हमारा अवाम का एतमाद जो है वो हमारा असासा है। बिल्कुल हमारा एतमाद है, लेकिन रईस साहब उस एतमाद को थोड़ा सा जो है ना वो ट्रांसफर होना चाहिए था जिले इंतजामिया पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे। इनको चाहिए था कि ये काम अपना करें। ये क्यों हर वक्त लगे हुए हैं जी कि अपोजिशन ने ये कर दिया, नून लीग ये कर गई, वो फलाना खा गया। आज भी तकरीर जो मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने मुल्तान में की है उसमें फिर यही बातें थी, NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। रज़ी, एक जुमला मैंने मांग लिया कोरोना को NRO ना दे तो मैं सबसे पहले उनके बढ़ के आगे वोट भी दूंगा, मैं सबसे पहले बढ़ के उनके साथ भी खड़ा हूंगा। मैं अगले 5 साल क्या, मैं 50 साल देने को तैयार हूँ जी रईस साहब, मेरी आने वाली नस्लें भी देंगी। प्रॉब्लम ये है रईस साहब, आपने कहा था नहीं मननी, ठीक है। आखिरी बात यह है, चूंकि टाइम में कल खत्म हो गया, आखिरी बात मैंने भी साहब के आपका एक खौफनाक किस्म का बहरान आटे का शुरू हो चुका है। हमने फरवरी में ये चीज उठाई थी कि जी आएगा, इसको संभाल लें। मार्च में हम बोलते रहे, थक गए बोल बोल के, गले बिठा लिए हमने, गले में दर्द करवा ली, नहीं हुआ। आज आटे की कुछ मिलें बंद हो गई पंजाब के अंदर, कुछ मिलें चल रही हैं। आटा 10 रुपए से 12 रुपए फी किलो के पीछे महंगा हो गया, और ईद के आसपास जाके ये 20 रुपए किलो के पीछे महंगा होने जा रहा है। पाकिस्तान रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। पाकिस्तान के अंदर बम्पर क्रॉप है इस वक्त, 27 मिलियन टन जो है दाना बड़ा बना है। मौसम गंदम अर्ली मैच्योर हो गई थी, और ये जो बारिशें पड़ी हैं इन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। अगर इसको संभाला नहीं जा सकता तो ये नाहली के अलावा कुछ नहीं होगा। आखिरी फिक्रा मैं एक अर्ज़ करूँ रज़ी, मैंने आमतौर पे तारीफ़ नहीं की, कसीदा कोई मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब डॉक्टर फैसल सुल्तान से पूछ लेते ना, जिनको वफाक का कलमदान दिया है नेशनल हेल्थ सर्विसेज का, तो शायद फ़ौज को ना लाना पड़ता। उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो कौम को अपील करे, कौम माने। लेकिन बात ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद भी तो उनकी माने ना। डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं मानती, दीगर लोग नहीं मानते। देखें, आफ्टर ऑल ये काम तो माहरीन का, कितने अच्छे आदमी है प्रोफेसर साहब, फौज का नहीं है। रईस साहब कितने अच्छे आदमी है, देखें। थैंक यू। क्रेडिबिलिटी अंदाजा करो। इसी सदमे के साथ आज के प्रोग्राम को खत्म की जा। कल फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह आपको आसानियां अता करे।